बोलना थोड़ा सा। हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। और चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। और हम पढ़ रहे थे, क्लास नहीं चल रही, कब आओगे? आ गए भाई। ये क्या टेक्निकल एरर हो जाते हैं, कभी कभी लॉग आउट हो गया, कभी कुछ हो रहा है ना। अभी और पढ़ना है, आ जाओ भाई। 29 की PDF नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है तो फिर गलत हुआ है, गलत हुआ है तो फिर उनकी खैर नहीं है, ये आपको पता ही है। मैं अभी बुला लूँगा उनको यहीं पर कि भाई ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, है ना, ये बात है। तो चलो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वर्षा ऋतु हो गई थी, सर्द ऋतु हो गई थी, शीत ऋतु भी हो गई थी, होगी ना। अब इस शीत ऋतु के अंदर वर्षा भी हो गई थी, ये सब चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं। आई थिंक कल वाली फाइल ये रही ना। ग्रीष्म काल में लू चलती हैं, नहीं है जी। हम बात करते अपने शीत ऋतु को पढ़ रहे थे, और इस शीत ऋतु के अंदर लास्ट की कुछ बातें बच गई। इस शीत ऋतु के अंदर लास्ट की कुछ बातें बच गई मेरे बच्चों, वो आपको ध्यान में थोड़ा सा पढ़ना है ना। और उसकी बात करें, शीत ऋतु में लास्ट बचता है एक तो सबसे ठंडा जिला पूछा जाए तो कौन सा है? चूरू है। और सबसे ठंडा स्थान पूछा जाए तो ये आपका है माउंट आबू। और एक बार मेरे बच्चों एग्जाम में प्रश्न आया कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान जो है वो माउंट आबू है, क्यों है? तो सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। और इसका कारण क्या माना गया था? इसका कारण माना गया था कि ये जो है ये राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। राज्य के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, और इसलिए क्या है? सबसे ठंडा है। हो गए यहाँ तक जी? यहाँ तक तो बात आपके हो गई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं साहब। कोई बटन हो गया होंगे बेटा, आरती गलत लग गया होगा बेटा जी। हो गया। अब यहां से अब आप लिखोगे तथ्य। अब राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में कुछ तथ्य आपके यहां से आते हैं। बहुत सारे तथ्य आएंगे। जैसे एक तो आ जाएगा, हम बात करें कि राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है। राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है? तो लगभग 57 से 58 सेंटीमीटर। एक आती है कि राज्य में वर्षा के दिन कितने हैं। वर्षा दिन औसत की बात करें तो अपने यहाँ पर लगभग 29 दिन है औसत, अर्थात लगभग 29 दिन औसतन अपने यहाँ पे बारिश होती है। और इस औसत वर्षा के 29 दिन की बात करें, इसके अंदर पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा के दिन कहाँ पर हैं, तो सबसे अधिक वर्षा के दिन जो है ये झालावाड़ के अंदर हैं, और लगभग 40 से 45 दिन यहाँ पर सालाना औसतन बारिश होती है जी। बेटा इसी दिन नाक में नहीं ना, रिमोट देना जी। जी मोहन आ जानी चाहिए थी बेटा। एक आता है कि न्यूनतम वर्षा के दिन, एक आता है न्यूनतम जो वर्षा के दिन है ये कहाँ पर है? तो मेरे बच्चों ये आ जाते हैं अपने जैसलमेर के अंदर, और 1, 2 या 3 दिन के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है। एक यहाँ से आता है कि सबसे आर्द्र जिला पूछा जाए, सबसे आर्द्र जिला पूछा जाए कि सबसे आर्द्र जिला कौन सा है, तो ये जिला है झालावाड़, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। एक आ जाए कि बताओ सबसे शुष्क
जिला कौन सा है? तो सबसे शुष्क जिले की बात करें, सबसे शुष्क जिला जो है उस जिले का नाम है जैसलमेर। एक आ जाता है कि सबसे आर्द्र स्थान, सबसे आर्द्र स्थान की बात करें तो ये माउंट आबू है। सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? माउंट आबू। तो एक आता है सबसे शुष्क स्थान, तो सबसे शुष्क स्थान राजस्थान के अंदर जो माना जाता है, ये माना जाता है फलोदी को। ये कुछ तथ्यात्मक बातें आ गई साहब। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें और यहाँ से एक आ जाता है कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन से हैं? सबसे अधिक वर्षा वाले महीने, तो अपने यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है जुलाई और अगस्त के अंदर। इसका मतलब एक आ जाए यहाँ से, एक आ जाए कि राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, आर्द्रता वाले महीने पूछ ले, सर्वाधिक आर्द्रता वाले महीने, तो ये कौन से होते हैं अपने? जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त होते हैं बेटा। एक मिनट भाई, मैं क्या कर रहे हैं? अरे बंदरी बोल मत, बच्चे पूछेंगे सर किससे बात कर रहे हैं। हाँ जी, उसके बाद में एक यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान के अंदर सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला ये कौन सा है? चूरू। ये कौन सा है? चूरू। मृदुल बेटा हो जाएगा, वापस कर लो जी राजेंद्र, है ना, चूरू। और इसका कारण जो माना जाता है, ये कारण माना जाता है यहाँ पर वनस्पति की कमी, कि वनस्पति की कमी से ऐसा हुआ है साहब। जी 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 है ना। एक यहां से आ जाता है, एक प्रश्न आ जाए कि राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला। अब आदो के सोचने से दैनिक तापांतर का मतलब क्या हुआ? तो बेटा तापांतर का मतलब होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर। सर मेरे गांव के पास ही क्या, कल गांव ही आ रहा हूं तो बेटा राजस्थान। एक दैनिक तापांतर का मतलब होता है कि एक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला ये है अपना जैसलमेर। एक आ जाएगा राज्य में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला जो है ये है भाई चूरू। ये भी लिखना है आपको सब। जी जी हाँ, चलो मैं बोलता हूँ कल टेस्ट के लिए बेटा। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोल पाऊँगा पूरा, तो क्योंकि मैं खुद आज शाम को निकल जाऊँगा यहाँ से, मैं मुझे घर जाना थोड़ा सा। जी ऋतु की संवाद बता दूंगा मेरे बच्चे, बता दूंगा, है ना। अभी तथ्यात्मक बातें हैं, बता दूंगा बिल्कुल जी। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें। नेक्स्ट यहां से आ जाता है एक कि राज्य में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले महीने, कि कौन से महीने हैं जिसके अंदर राजस्थान में सबसे कम दैनिक तापांतर रहता है। और एक आता है राज्य में सर्वाधिक दैनिक
तापांतर वाले महीने। देखो जी, इसके अंदर भी तो राजस्थान के अंदर न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले महीने जो होते हैं बेटा, ये अपने हैं जुलाई और अगस्त, और सर्वाधिक की बात करें तो ये अपने हैं नवंबर और दिसंबर की बात करें, मतलब दीपावली के आसपास का समय। अक्टूबर नवंबर भी कह सकते हैं, मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर भी कह सकते हैं, नवंबर दिसंबर भी कह सकता हूँ मैं, मतलब अक्टूबर नवंबर भी मैं कह सकता हूँ, इसको मैं अक्टूबर और नवंबर भी कह सकता हूँ। ये यहाँ से आ जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है साहब, ठीक है, जो प्रश्न आते हैं यहाँ से। उसके बाद में एक अपना आ जाता है कि शीतकाल में, एक प्रश्न आता है कि शीतकाल में किसी रात्रि में तापमान का बढ़ना संकेत है। इसका मतलब देखो, कई बार सर्दियों में ऐसा होता है कि जब हम रजाई लेके ओढ़ते हैं ना, नहीं बेटा नहीं ओम प्रकाश, कुछ किस महीने में सबसे जल्दी कपड़े सूखते हैं ना, अप्रैल में, हाँ मार्च अप्रैल में, इस महीने शुष्क रहता है जी। हाँ जी, देखो यहाँ से शीतकाल में किस रात्रि में तापमान, शीतकाल में रात्रि में तापमान का बढ़ना संकेत है। देखो कई बार अपन जाडम क्या करा, सो रहे हैं हाँ है ना, और आज चलूँगा बेटा, अपन सो रहे हैं भाई और रजाई ले ली, अब रजाई जब ओढ़ते हैं तो गर्मी लगती है और रजाई हटा दें तो सर्दी लगती है। कई बार ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि जब रजाई ओढ़ते होंगे तो गर्मी लगती है, रजाई हटा दो तो सर्दी लगती है। तो ऐसी स्थिति में हम बैलेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, एक पैर को रजाई से बाहर और एक रजाई के अंदर करते कि नहीं करते साहब, यहाँ पर सेम नहीं, जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर लिखा बेटा, करते कि नहीं करते कि सर्दियों के अंदर कई बार रात्रि के समय में रजाई के अंदर गर्मी लगती है, रात गर्मी है रही, लेकिन रजाई हटा दो तो सर्दी लगती है। तो फिर हम एक पैर रजाई में एक पैर थोड़ा सा बाहर करके फिर सोते हैं बैलेंस बना करके। इसका मतलब है उस दिन रात्रि में क्या हो गया, तापमान बढ़ गया। और ये तापमान जो है ये किस बात का संकेत है, तो याद रखना ये वर्षा के आगमन का, किसका संकेत है, वर्षा के आगमन का, वर्षा के आगमन कह दो या बादल का होने का। मतलब क्या था कि जब आसमान में बादल होते हैं, बेटा सुनना इस बात को, क्या कहना चाहता हूं, जैसे ये अपना धरातल है ना, और इस क्षेत्र में तो है बादल और ये आसमान साफ है, यहां पर है अपना सूर्य, इस सूर्य से ताप यहां भी आएगा और सूर्य से ताप यहां भी आएगा। सूर्य से ताप आकर के पृथ्वी से टकराता है, टकराने के बाद कुछ वापस लौट जाता है, तो ये भाग तो रहता है ठंडा। इसको एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, लेकिन सूर्य का ताप आया, धरातल से टकराया और जब वापस लौटता है तो इन बादलों के द्वारा अवशोषित कर लिया था, जिसकी वजह से ये पूरा वायुमंडल क्या रहता है, गर्म रहता है। और वही स्थिति किसमें है, जैसलमेर के अंदर रात्रि काल में ठंडा होने का कारण, क्योंकि वहां पर आसमान में बादल नहीं है, तो सूर्य से ताप आता है, पृथ्वी से टकरा करके वापस लौट जाता है। इसको ऐसे समझो बेटा, जब हम प्रेशर कुकर चलाते हैं, याद आ रहा है, जब हम लोग प्रेशर कुकर की बात करते हैं तो किसी बर्तन को गैस पे रख के गर्म करो, टाइम लगता है, उसके ऊपर थोड़ा सा वो रख दो, आप प्रेशर कुकर ऊपर ढक्कन रख दो, तो वो उनके अंदर गैस उबल करके उसका तापमान जल्दी बढ़ाती है कि नहीं है। आप किसी बर्तन में किसी वस्तु को गर्म करो, ऊपर में ढक नहीं होगा तो थोड़ा टाइम लगता है, ऊपर ढक लगा दो तो उसकी भाप अंदर रहती है, जल्दी गर्म होता है। वही बात यहाँ से आता है कि जब आसमान में बादल होंगे तो ताप बाहर चला जाएगा और भूभाग क्या रहेगा, ठंडा। लेकिन यदि बादल आगे तो जो ताप जाता है उसको अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल क्या बनाता है, गर्म। इसका मतलब बादल आगे, तो बादल नहीं होंगे तो आसमान साफ सुथरा रहेगा, तो मौसम ठंडा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, नमी नहीं होगी। और लेकिन बादल होंगे तो मौसम थोड़ा सा क्या रहेगा, गर्म। जैसे इस समय चल रहा है, इस समय बादल है तो थोड़ी सी सर्दी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए जैसलमेर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ना कि शीतकाल के अंदर, जैसलमेर के अंदर रात्रिकाल, ग्रीष्मकाल में रात्रिकाल ठंडा होता है, क्योंकि वहां पे सूर्य ताप जो है ये वापस अपने वायुमंडल से बाहर निकल जाता है। ठीक है भाई,
चलो आगे बात समझ में। तो शीतकाल में किसी रात्रि में तापमान का बढ़ना, ये किसका संकेत है? वर्षा के आगमन का संकेत आता है साहब। एक बात यहां से हो गई। दूसरा अपने एक यहां से आता है मानसून गैप, मानसून प्रतिच्छेदन। एक आता है मानसून शब्द आता है, मानसून प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन की बात करें, मानसून प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन इसका मतलब क्या है कि मानसून काल में वर्षा में अंतराल जो होता है उसको कहा जाता है साहब। और राजस्थान की जलवायु की ये विशेषता है, राजस्थान की जलवायु की ये विशेषता है कि अपने यहाँ पर एक बार बारिश होगी, फिर अगले 5-10 दिन बारिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वर्षा के अंदर अपने यहाँ पर क्या होती है? गैप होता है साहब। सर ये पहले वाले कौन से पेज में समान है भाई? हाँ तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला हो सकता है ना, सर्वाधिक वर्षा वाला एक हो सकते हैं ना। जब बारिश ज़्यादा होगी तभी तो आर्द्रता होगी। डोपा क्या कर रहे हो? बारिश होगी तभी तो आर्द्रता होगी, बिना बारिश कहाँ से नमी लाओगे? आर्द्रता का मतलब नमी, क्या मतलब? हे भगवान जी। मानसून प्रतिच्छेदन मतलब मानसून काल में वर्षा के अंतराल की बात जो है ना, ये यहां पर कहा जाता है। एक शब्द और आता है अपने यहां पे, कार्तिक हिट आ जाए कि कार्तिक हिट क्या है? कार्तिक हिट, तो कार्तिक हिट का मतलब है कार्तिक माह में, इसकी बात कर रहा हूं मैं, कार्तिक माह की बात कर रहा हूं। कार्तिक माह में ये, या कार्तिक महीने में कह दो, या अपन सामान्यतः ये कहानी अक्टूबर नवंबर के आसपास की है। अक्टूबर नवंबर के आसपास बेटा, अक्टूबर नवंबर के आसपास की है, रखो है ना। और उस समय वायुमंडलीय आर्द्रता या नमी के कारण कुछ गर्मी लगती है, वो यहां से आ जाता है। तो कार्तिक माह में वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण जो गर्मी होती है उसको क्या कहा जाता है? कार्तिक हिट कहा जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स क्या होता है कल बता दी थी भाई, गोल्डन ड्रॉप्स का क्या होता है सब बता दिया था मैंने यार से। आदिनाथ भाई पता नहीं बेटा, ठीक है जी। बेटा कह नहीं सकते पटवारी की वैकेंसी किस में होंगी, अभी कुछ नहीं कह सकते मेरे बच्चों। चलो यहां से हो गई है। माउट सब बता दी थी मेरे बच्चे। आ जाओ, अब यहां से एक बिंदु और है साहब। जी 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 जी, एक बिंदु और। एक बच्चे ने कहा कि गुरुजी अपने जिस प्रकार से आपने ग्रीष्म ऋतु के अंदर या जुलाई माह के अंदर आपने जो सम वर्षा रेखा की बात की थी, सॉरी सम वायुदाब रेखा की बात की थी, वो थोड़ा सा यहाँ पर शीतकाल का बता दो। देखो तो एक चीज और है, नोट लगा कर लिखोगे कि अपने शीतकाल या जनवरी माह में, शीतकाल या जनवरी माह में सम वायुदाब रेखा, जी सम वायु दाब रेखा। और ये मैंने आपको बताया था, सम वायुदाब रेखा का मतलब है समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। और मेरे बच्चों इसको आप ऐसे बनाओगे, एक छोटा सा राजस्थान हो जाएगा। और इस राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जनवरी माह में या शीतकाल में जो सम वायुदाब रेखा गुजरती हैं वो यहाँ से आ जाती हैं 1017 से लेकर के 1020 मिलीबार, 1017 से लेकर के 1020 मिलीबार की हैं। यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखोगे, ये हो जाएगी आपके 1020 मिलीबार। और ये कहाँ से गुजरती है? तो आप लिख लोगे ये शुष्क मरुस्थल से, जो आपका क्षेत्र था ना शुष्क मरुस्थल, वहाँ से, अर्थात बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्र से, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र से अपने कौन सी गुजरती है? नहीं बेटा किसी की आवश्यकता नहीं। फिर वो कौन सी आ जाएगी आपकी 1020 मिलीबार। उसके बाद में
एक अपने यहाँ पर आ जाती है, इस प्रकार से आप बनाओगे और ये आ जाती है 1019 मिलीबार और ये आ जाएगी आपके अरावली के समानांतर पश्चिमी भाग में, या कहें कि यह आ जाएगी अर्ध शुष्क मरुस्थल से। जो आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला जो पार्ट है यहाँ से होकर के गुजरती है, मतलब बाड़मेर, उसके बाद नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये बात यहाँ से आ जाती है। विशाल करता हूँ बेटा ना जी। उसके बाद में एक आपके यहाँ से हो जाएगी 1018 मिलीबार और ये यहाँ से आपके आ जाएगी कि हम बात करें लगभग पूर्वी राजस्थान का नाम लिख देता हूँ मैं। मुख्य रूप से सिरोही के क्षेत्र से स्टार्ट होती है, सिरोही, अजमेर, जो आपने पढ़ा था ना उसमें 1999 से 997 से 1000 मिलीबार, तो लगभग 999 मिलीबार वाली है। और एक यहाँ से आपके आ जाती है उसी प्रकार से, ये है 1017 मिलीबार और ये आपके आती है दक्षिणी राजस्थान से। आज समझने वाली बात ही नहीं बेटा, आज तो याद रखने वाली बातें हैं। देखो ये समझ में आए ना आए, याद रखनी पड़ेगी। सर्वाधिक दैनिक तापमान कौन से महीने में है? अक्टूबर और नवंबर में। याद रखना पड़ेगा न्यूनतम दैनिक तापमान कौन से महीने में है? जुलाई और अगस्त में। याद रखना पड़ेगा शीतकाल में रात्रि का तापमान बढ़ना वर्षा के आगमन का संकेत है। मानसून प्रतिच्छेदन, मानसून काल में वर्षा का जो अंतराल होता है उसको कहते ही हैं साहब, ये यहाँ से आ जाती है ना। तो यहाँ पर 1020 की बात करें शुष्क मरुस्थल से, अर्ध शुष्क मरुस्थल से 1019, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, चूरू, सीकर की बात यहाँ पर हो जाएगी। फिर यदि किसी को अर्ध शुष्क मरुस्थल के जिले याद नहीं है तो फिर ये गड़बड़ है, इसका मतलब है उसे अर्ध शुष्क मरुस्थल याद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हम लोगों को एक बच्चे ने कहा गुरुजी 1019 के जिले फिर से बताओ। इसका मतलब बेटा आपको अर्ध शुष्क जलवायु वाला, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया ना, हाँ लगभग सेम है, लगभग सेम है। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया वो आपको आता है, इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। इसका मतलब मैंने शुष्क मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल लिखा है, इसका मतलब ये जिले, मैंने शुष्क मरुस्थल बोला तो वो जिले आपको आ गए। मैंने अर्ध शुष्क मरुस्थल बोला मतलब वो जिले आपको आ गए। मैंने पूर्वी राजस्थान की बात की मतलब वो आपको आता है। मतलब कहने का है कि जो शब्दावली पहले जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं आगे आगे वो आपको आती है। मैं ऐसी उम्मीद करके चलता हूं बस। तो वो आता तो एग्जैक्ट वही है मेरे बच्चे। अर्ध शुष्क का मतलब कहां से स्टार्ट था? देखो बाड़मेर, जालोर था कि नहीं था, नागौर, झुंझुनू, सीकर, यही तो था मेरे बच्चे, बस वहीं से है। सर एक टेस्ट ले लो ज्योग्राफी का, थोड़ा मज़ा आ जाए। थोड़ा मज़ा क्यों, पूरे मज़े लेंगे बेटा। आज ही मैं बात करता हूँ, शाम को 5 बजे वाली क्लास के अंदर सुन लेना, बता दूंगा भैया संडे को टेस्ट होगा कि नहीं होगा, जैसा भी होगा बता दूंगा, ठीक है। चलो तो मेरे गुलगुलो, ये आपके टॉपिक हो गया राजस्थान की जलवायु का। ये किसका हो गया? राजस्थान की जलवायु का। अब आगे चले जी उस टॉपिक पे जिसका इंतजार आपको बड़ा बेसब्री से है, क्योंकि यही टॉपिक है जो आप बार बार पढ़ लेते हो, है ना। ये यहां से आ जाता है साहब जी। एक अच्छा प्रश्न और है, हीट ड्रोम्स क्या होता है बेटा? सुबह ही बताया था मैंने, गर्मी की लहरें आ जाना, गर्मी आना हीट ड्रोम्स है। अरावली पर्वतमाला की दिशा पूर्व से पश्चिम होती तो वर्षा पे क्या प्रभाव पड़ता? यदि ऐसे मत बोलो कि क्या प्रभाव पड़ता, ये डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा तो लंबा लिखना पड़ेगा। अरावली पर्वतमाला की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती तो राज्य में अरब सागरीय मानसून की शाखा से बारिश होती और राजस्थान के दक्षिणी, मतलब इसको ऐसे कहूँ, यदि अरावली पर्वतमाला, जैसे ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान में क्या कहा आप लोगों ने कि गुरुजी अरावली पर्वतमाला की स्थिति पूर्व से पश्चिम होती तो क्या होती? अरब सागरीय मानसून से राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में बारिश होती और इस अरब सागरीय मानसून की शाखा के सापेक्ष उत्तरी राजस्थान जो है ये वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता और अरावली और बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा इस अरावली के समानांतर आगे चली जाती, अर्थात ये दिशा होती तो अरब सागर की शाखा से ज़्यादा बारिश होती।
दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादा बारिश होती, उत्तरी राजस्थान जो है ये शुष्क रहता और बंगाल की खाड़ी अरावली के समानांतर चल जाती, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश कम होती। ये कुछ बातें यहाँ से आ जाती हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ओके जी, इतनी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब अगले बिंदु पे चलते हैं जी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र की बात करते हैं जी। राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान का अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र में देखो, सबसे पहले एक शब्द आता है नदी। नदी का मतलब है कि पानी का एक निश्चित मार्ग में बहना, पानी का एक निश्चित मार्ग में बहना, ये क्या कहता है? नदी कहलाती है। इसको ऐसे समझे जैसे ये अपना कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ये अपना पर्वतीय क्षेत्र है और इस पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर हुई है वर्षा, तो वर्षा होने के फलस्वरूप यहाँ से पानी निकला और ये एक ही मार्ग से बहता हुआ चला गया, तो ये क्या कहलाएगी? नदी। ये क्या कहलाएगी मेरे बच्चों? नदी। उसके बाद में एक शब्द आ जाता है अपना अपवाह तंत्र। एक शब्द आता है अपना अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब है कि किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा मिलकर बनाया गया तंत्र, अर्थात किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा मिलकर के बनाया गया तंत्र। इसको देखो साहब, ड्रेनेज। अपवाह का मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये कोई पर्वतीय भूभाग है और यहाँ पर अपनी होती है वर्षा, और वर्षा होने पर यहाँ से एक नदी निकली, ये तो क्या हो गई? नदी। लेकिन इस नदी के अंदर कई सहायक नदियाँ आकर के मिल सकती हैं। इधर से ए सहायक नदी आकर के मिल गई, इधर से एक बी सहायक नदी आकर के मिल गई, बी के अंदर एक सी सहायक नदी मिलती है और एक इधर से इसके अंदर सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है डी। तो इस नदी और इनकी पूरी सहायक नदियों के द्वारा मिलकर के जो आपका पूरा सिस्टम बना है, इसको कहा जाता है अपवाह तंत्र, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, ये बात यहाँ से आ जाते हैं जी। अक्टूबर नवंबर लिखा मेरे बच्चे, है ना? अक्टूबर नवंबर लिखा है जी। तो एक तो नदी हो गई और एक हो गया आपका अपवाह तंत्र। अब थोड़ा सा और आगे चलें। अब नेक्स्ट आ जाता है राजस्थान का अपवाह तंत्र, कि गुरुजी राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, ये अपवाह तंत्र कैसा है? तो राजस्थान के अपवाह तंत्र का यदि हम वर्गीकरण करें तो इसका वर्गीकरण मैं कर रहा हूँ नदी ओरिजिन के आधार पर या नदी के उद्गम के आधार पर। नदी उद्गम का मतलब होता है नदी का निकलना। रिवर ओरिजिन की बात करें, रिवर ओरिजिन या नदी उद्गम के आधार पर। जेट पवने नहीं चलती तो भूमध्य सागर से चक्रवात नहीं उठता और पूर्वी नहीं आते भाई। जी 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 जी। राजस्थान की अपवाह प्रणाली को भूगर्भिक संरचना सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। किसी भी स्थान की अपवाह प्रणाली को भूगर्भिक संरचना ही प्रभावित करेंगे। यदि मैदान है तो फिर नहीं होगा साहब जी। नदी उद्गम के आधार पर, इस नदी उद्गम के आधार पर यदि हम राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटेंगे, राजस्थान के अपवाह तंत्र को
तीन भागों में बांटेंगे। पहला होता है आंतरिक अपवाह तंत्र, एक तो होता है आंतरिक अपवाह तंत्र, और आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब है ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदी किसी सागर या खाड़ी में नहीं गिरती, किसी सागर या खाड़ी में नहीं गिरती, किसी छोटी झील में, झील या स्थलीय भाग में विलुप्त होती है। मतलब ऐसी कोई भी नदी जो झील या किसी स्थलीय भाग में विलुप्त हो जाती है उसको हम आंतरिक अपवाह तंत्र में शामिल करते हैं। और ये राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 60% हिस्सा है। उसके बाद में एक आता है अपना बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और इस बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का मतलब है कि वे नदियां जिसका जल, सॉरी नदी उद्गम नहीं, नदी विलय, सॉरी वर्गीकरण मैंने अभी ध्यान दिया, अरे क्या कर दिया आज, दिमाग कहीं और ही है। अरे क्या लिखा जा रहा है, वर्गीकरण, नदी विलय, कि भाई नदी का विलय बंगाल की खाड़ी के अंदर हो रहा है, तो वो क्या जाएगी, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और ये राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 23 से 24% है। और एक अपना आ जाता है अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र। आज मेरा ध्यान थोड़ा सा इधर थोड़ा सा सामने चला गया, होगी बेटा मीर सिंह जी। और राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 16 से 17% भाग है। अब इसका मतलब है कि नदी का पानी अंतिम रूप से कहाँ जाता है, अरब सागर के अंदर। गांव की खुशी नहीं है, आज दिसू साथ है तो उसके ऊपर भी फोकस रखना पड़ रहा है ना। उतारो मैं बेटा पानी पी लेता हूँ। हाँ गांव की खुशी तो है खैर। सर बंगाल की खाड़ी की शाखा कौन से जिले से प्रवेश करते, के भी बेटा ये डाटा सही नहीं है इसलिए दूर रहूँगा, है ना बेटा। ये डाटा सही नहीं है, मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ा है झालावाड़, मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ा है झालावाड़, लेकिन वो डाटा सही नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा उससे दूर रहूँगा, ठीक है जी। लास्ट में लाऊंगा सबको दूसरों से, आ जाओ सब। तो ये तो हो गया राजस्थान का अपवाह तंत्र, हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलें, अब आता है नदियों की बात करते हैं। अब किसकी बात करें, नदियां। अब नदियों को समझना बेटा, पहला आता है कि नदियों का कार्य पूछा जाए कि भाई नदियों का गुरुजी कार्य क्या है। तो नदियों का कार्यों की बात करें, ये अपना आता है धरातल की विषमताओं को समाप्त करना। बात को समझ लेना अच्छे से, धरातल ये विषमताओं को समाप्त करना। इसका मतलब क्या है, जैसे बेटा ये तो पर्वत है, ये मैदान है और ये आपका हो गया समुंदर, ऐसा ही है। यदि इस स्थान के ऊपर यहाँ पे वर्षा होगी तो यहाँ से नदी बहेगी कि नहीं बहेगी नदी, और ये नदी बहती हुई कहाँ जाएगी, आपके इस सागर के अंदर। और ये नदी तब तक बहेगी, ये नदी तब तक बहेगी जब तक ये पहाड़ रहेंगे, यहाँ पे ढाल रहेगा और समुद्र रहेगा। जिस दिन पहाड़ कट करके नीचे आ जाएगा, पहाड़ पूरे समुद्र में भर जाए, और यदि जिस दिन यहाँ पे पूरा मैदान बन जाएगा उस दिन नदी बहेगी क्या, मतलब समझना बात को। पहाड़ है, बारिश होगी तो पहाड़ से पानी बहता हुआ आगे जाएगा जिधर जिधर ढाल है, और बहता 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 और समुद्र में जाकर के गिर गया। तो नदी तब तक बहेगी जब तक वो ढाल है,
और नदी का काम है उस ढाल को काटकर ढाल को समाप्त करना। और धरातल के ऊपर जो बनावट है, जो उबड़ खाबड़ है, उसी को क्या बोलते हैं? विषमता। तो नदी का कार्य है धरातल की विषमताओं को समाप्त करना। एक यहां से आ जाएगा, नदी की बात करें कि नदी हमेशा हमेशा तो नहीं बोलूंगा, नदी सामान्यतः धरातलीय ढाल के अनुसार बहती है। सामान्यतः कह दूं, हमेशा तो नहीं है। ये भी बताता हूं कैसे, है ना। जैसे इसको समझो। हाँ, पेपर दे दो कोई। क्या करेगी? लेकिन कैसे लिखूंगी? लिखेगी भाई, 1 मिनट, मैं दिशु को पेपर देता हूँ, लिखेगी, पढ़ेगी मेरी, पढ़ेगी। 1 मिनट। हमें आधुनिक बराज से पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा बेटा। आने वाले 6 महीने के अंदर प्लानिंग आ जाएगी पूरी इसके ऊपर जी, है ना। सामान्यतः धरातल के ढाल के अनुसार बहती है। बेटा ये मत गिराओ, दिसो चीजों को उठाओ, बोलो, पेन दे दो इसको एक जी। और इसके अनुसार यदि हम बात करें, एक बिंदु आ जाएगा, राजस्थान में ढाल की बात करें तो याद रखना, जैसे पश्चिमी मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल का ढाल किधर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। जैसे पूर्वी मैदान का ढाल है पूर्व की ओर, और एक दक्षिणी पूर्वी पठार का जो ढाल है ये अपना है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सामान्यतः अपनी नदियां इधर ही बह रही हैं, सामान्यतः नदियां इधर बह रही हैं, ठीक है। हमारी छोरी लिख रही है, जो मैं लिखवा रहा हूं ना, सब लिख रही है वो। जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ, ये पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ सब बना रही हो। बैठ के लिखो, तो खड़ी खड़ी क्यों? हाँ, बैठ के आराम से लिखो। हो गई बात, यहाँ से ये समझ में आ गया होगा। तो नदी का कार्य और नदी इस प्रकार से बहती है। तो इसका मतलब राजस्थान के अंदर सामान्यतः इन क्षेत्रों के अंदर जो नदी बहेगी वो इसी के अनुसार बहने वाली है। आगे बढ़े जी, आगे देखो मेरे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आता है, राज्य में नदी बेसिन। राज्य में नदी बेसिन, देखो एक तो होता है बेटा नदी का बहाव, एक तो नदी का बहाव और एक होता है उसका बेसिन। बहाव का मतलब जैसे नदी झुंझुनू और सीकर से बह रही है। जैसे काट नदी है, मैं पुराने की बात कर रहा हूँ, काटली नदी वो अपने सीकर से निकली, झुंझुनू में बहती है और झुंझुनू जाके खत्म हो गई। 2 जिलों में बहती है। लेकिन जब काटली नदी में पानी आता है तो उसका प्रभाव सीकर के क्षेत्र में भी पड़ता है, भूगर्भिक जल स्तर ऊंचा हो जाता है, झुंझुनू में भी होता है और चूरू में भी होता है। तो किसी नदी में पानी आने से किस क्षेत्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो पूरा क्या कहलाता है? नदी बेसिन। और यहाँ पे नदी बेसिन की बात करें तो यदि राजस्थान की नदी बेसिन का मतलब है, एक तो आ जाएगा सबसे बड़ा नदी बेसिन नंबर 1। तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वो लूणी का है और इसका नदी बेसिन राजस्थान के कुल नदी बेसिन का लगभग 20% है। नंबर 2 है बनास का, ये राजस्थान के कुल नदी बेसिन का लगभग 14% है। उसके बाद है चंबल का और ये राजस्थान के कुल नदी बेसिन का लगभग 9% है।
और उसके बाद नंबर 4 है माहिका, और ये राजस्थान के कुल नदी बेसिन का लगभग 5% है। एक डाटा ये भी याद रखना आ जाता है साहब। उसके बाद आता है कि नदी अपवाह क्षेत्र, नदी अपवाह क्षेत्र, नदी अपवाह क्षेत्र का मतलब है नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा कितना एरिया कवर किया जाता है। और नदी अपवाह क्षेत्र के अंदर यदि सबसे पहले सबसे बड़ा नदी अपवाह क्षेत्र जो आता है ये आपके है लूणी का। सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र की बात करें या अपवाह तंत्र कह दो, अपवाह क्षेत्र कह दो, या सबसे बड़ा अपवाह तंत्र की बात करें ये किसका है, लूणी का है। नहीं सॉरी, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र चंबल का है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है ये आपके चंबल का है। नंबर 2 की बात करें ये आपके लूणी का है। नंबर 3 की बात करें ये बनास का है। और नंबर 4 की बात करें तो ये आपका है माही का। एक ये भी याद रखना साहब। उसके बाद में थोड़ा सा एक प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक सतही जल, एक आ जाता है सर्वाधिक सतही जल की कौन सी नदी है जिसके अंदर राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल है। नंबर 1 है आपके चंबल। नंबर 1 तो कौन सी आ जाएगी सर्वाधिक सतही जल में, चंबल। चंबल के बाद नंबर 2 पे आ जाती है बनास। बनास के बाद नंबर 3 पे आती है आपके माही। और नंबर 4 पे आपके आती है लूणी। ये यहाँ से आ जाता है। एक आ जाता है यहाँ से हम बात करें, एक आता है कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता, जल ग्रहण क्षमता अर्थात कौन सा नदी बेसिन है जिसके अंदर सबसे अधिक पानी आ सकता है। 20.9 नहीं बेटा, 20 नहीं धर्मेंद्र, 20 एचएम सेक्शन 20 कहते हैं। 20.9 का वो कहाँ से लाओगे? पापा सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश जी। तो सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता किसकी है? नंबर 1 पे है बनास, नंबर 2 पे है लूणी, नंबर 3 पे है चंबल और नंबर 4 पे आपके आता है माही। एक तो ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आया हुआ है जी, बार बार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। नहीं नहीं धर्मेंद्र नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। पापा भी सही है। बहुत बढ़िया बेटा जी। तो राज्य में नदी बेसिन, नदी अपवाह तंत्र, सर्वाधिक सतही जल और सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता ये यहां से आ जाती है। ठीक है, चलो आगे। ओके, एक यहां से अपने राजस्थान में आ जाएगा कि राज्य में एक तो आता है जल संभर। राज्य में जल संभर, जल संभर का मतलब है एक ऐसा उच्च भूभाग जो कि जल विभाजक के रूप में काम करता है। एक ऐसा उच्च भूभाग जो जल विभाजक के रूप में काम करता है उसको क्या बोलते हैं? जल संभर। और ये आपका है भोराट का पठार, भोराट का पठार। और एक आ जाता है राजस्थान में जल विभाजक, और राजस्थान में जल विभाजक के रूप में किसको जाना जाता है? अरावली पर्वतमाला। तो जल संभर, भोराट का पठार और राजस्थान में नहीं बेटा इधर, जल विभाजक की बात करें ये किसको जाना जाता है? अरावली पर्वतमाला को। और आगे चलें जी मेरे बच्चों, आगे देखो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं राजस्थान में। अब हमें क्या पढ़नी है? नदियां पढ़नी है। राजस्थान में क्या पढ़नी है? नदियां पढ़नी बच्चे। और राजस्थान के अंदर यदि नदियां पढ़नी, पीडीएफ की बात है क्या? पीछे बंद हो रहा है वो। हाँ जी, हम राजस्थान के अंदर जल संभर का मतलब जल विभाजक, छोटा स्थान जो जल को बांटता है। अब राजस्थान के अंदर नदियों की बात करें तो एक प्रश्न तो आ जाता है कि सर्वाधिक नदियां,
एक तो आता है कि राजस्थान के अंदर हम सर्वाधिक नदियों की बात करें कि भाई सबसे अधिक नदियां, तो सर्वाधिक नदियां यदि उद्गम पूछा जाए तो अभी तक हमारे पास डाटा किसका है, उदयपुर का, कि सबसे अधिक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, उदयपुर से। एक आ जाए कि सर्वाधिक नदियों का बहाव पूछा जाए कि सबसे अधिक बहाव किस जिले से है, तो सबसे अधिक बहाव जो है ये चित्तौड़ से है। और एक आ जाए कि सर्वाधिक नदियां किस संभाग के अंदर हैं, तो सबसे अधिक नदियां किस संभाग में, कोटा के अंदर। किसमें, कोटा के अंदर। जी, कोटा के अंदर। जी राजू, हो गए। यहां से एक यहां से प्रश्न आता है कि राज्य में नदी विहीन जिले, राज्य में नदी विहीन जिले। अब राज्य में नदी विहीन जिलों की बात करें, पहले एक नाम आता था चूरू का और एक नाम आता था बीकानेर का, और अब इसके साथ एक नाम और जुड़ गया, और ये जुड़ गया आपका फलोदी। कौन सा जुड़ गया, फलोदी। इसके अलावा मेरे बच्चों हो सकता है इस यहाँ पे और भी चेंजेस हो जाएं, जैसे जोधपुर शहर का भी नाम आ सकता है, क्योंकि जोधपुर शहर के आसपास एक नदी निकलती है, इसका नाम है जोजड़ी, बाकी और कोई नहीं है, और आई थिंक जोजड़ी ग्रामीण क्षेत्र से है। तो आने वाले समय में पता लगेगा जब इनकी सीमाओं का मूल्यांकन हो जाएगा अच्छे से, और क्या क्या बात यहाँ से आती है। लेकिन मोटा मोटी बात करें तो पहले चूरू और बीकानेर था, ठीक है भाई। और एक अब कौन जुड़ गया इसके अंदर, आपका फलोदी जुड़ गया। एक आ जाता है कि सबसे कम नदियों वाला संभाग, और ये कौन सा है, बीकानेर। सबसे कम नदियों वाला संभाग की बात करें, ये कौन सा है, बीकानेर की बात करेंगे। चलो, एक प्रश्न यहां से आता है कि सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, और सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। एक आता है कि पूर्ण बहाव के आधार पर, पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी, तो बेटा ये नाम हो जाएगा बनास। पूर्ण बहाव के आधार पर, बहुत बढ़िया शाबाश। पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास। ये भी याद रखना है जी, है ना। और आगे चलो, एक यहां लिख देता हूं मैं, राज्य में 12 मासी नदियां की, ऐसी नदियां जिसमें पूरे 12 महीने पानी रहता है, चंबल, और एक नाम आता है आपके माही का। पूर्ण बहाव का मतलब होता है बेटा ऐसी नदी जिसका उद्गम भी राजस्थान में है और जिसका विलय भी राजस्थान में है। ऐसी नदी जिसका उद्गम भी राजस्थान में और जिसका विलय भी राजस्थान में। जी ले लो, उतारो उसको। पापा हम्म, देख लो सही है गलत। एक मिनट, लाइट आवाज बंद करो। उदयपुर में आज बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है। गेहूं बिगड़ने वाले सर, ये टाइम तो बेटा गेहूं खराब वाला ही है। यही बारिश अब जो मार्च में आई है, यदि यही बारिश जनवरी में आती तो अपने चेहरे पे चमक दुगनी होती, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी होती कि नहीं होती। फसल जो है उसमें 5 गुना फर्क पड़ जाता। नहीं, इनकी लंबाई में चिंता मत करो, लंबाई सब बताऊंगा भाई साहब जी। राज्य में सर्वाधिक जल घनक्षमता वाली नदी कौन सी है, बनास, है ना।
सर आपके साथ सवाल भी गायब है। अब बताओ उस अब जलवायु के अंदर कोई राजस्थान की जलवायु में भी कोई है तो बताओ। जैसे एक बच्चे ने पूछा जल संभर बताया ना बेटा, जल विभाजक, छोटा जल विभाजक। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि गुरुजी अल नीनो क्या होता है, तो ये अल नीनो अपने राजस्थान में नहीं है, ये एक पेरू की धारा है, वर्ल्ड के अंदर समुद्री जल धारा है, उसके प्रभाव की वजह से होने वाली स्थिति है, ये है साहब, है ना। और बता दिया मैंने, ये है। है ना बच्चे। अब मुझे क्या है आज ने घर भी निकलना है थोड़ा सा, है ना। और अब मैं नदी छेड़ूंगा तो नदी वो पूरी भी नहीं होगी, तो ये डाटा एक तो याद आपको ध्यान में रखना है इतना सा। और उसके बाद सर दिशु कौन से एग्जाम की तैयारी कर रही है, ये किसकी तैयारी कर रही है बेटा तुम? LDC की, ये नहीं LKG की। LKG की आ रहे हैं बेटा, सबके आ रहे हैं, आपके हमें सबके बारिश हो रही है ना। तो मेरा गांव कौन सा है, मेरा गांव है, अब मैं क्या बोलूँ, पहले मेरा डिस्ट्रिक्ट था झुंझुनू, अब है मेरा डिस्ट्रिक्ट नीमका थाना, नीमका थाना की तहसील है खेतड़ी, खेतड़ी में गांव है एक छोटा सा नालपुर। अब पापा की थोड़ी सी तबीयत बताया ना मैंने, तो आज रात को निकल जाऊँगा, ताकि शाम सुबह तक घर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद कल जो है ना वापस चल पड़ूँगा, मतलब एक दिन जाके आऊँगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, घर जाना ज़्यादा ठीक रहता है, हाँ, है ना भाई। तो देखो अब जलवायु से कोई संबंधित प्रश्न रहा तो बोलो। हम लोग क्या करते हैं, ये कोई टॉपिक स्टार्ट हुआ उसमें पहले चालू हो जाते हैं। अब जलवायु से संबंधित बताओ, नहीं है ना, वही बात। यहाँ से आ जा दिशु, आपको सबसे मिलाता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे बेटा घर, इसलिए मेरे साथ आई है। सिक्कर में तो आंधी चल रही है, दिशु को दिखाऊँ, दिशु को दिखाता हूँ। अभी मुँह लटका के खड़ी हो जाएगी बांदरी की तरह, ज़्यादा बातचीत करती नहीं है ये, ज़्यादा बोलती है नहीं। बस 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 नीचे ऐसे 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 ऐसे, बस 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 बस, ये लो आ गई छोटी सी बंदरी, है ना। सबको हेलो बोल दो, हेलो। उधर देखो सामने कैमरे की तरफ देखो, हेलो, कैसे हो, कैसे, अच्छे हो ना। आज हम दादू के पास घर जा रहे हैं, आज दादू के पास हम घर जा रहे हैं, और आज दादू के पास जाएंगे, दादू से मिलेंगे, उनकी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है। और उसके बाद हम अब अगली क्लास कब लेंगे, मंडे को। बोल दो कि अगली क्लास कब लेंगे, मंडे को। हाँ, अब दादू के पास जाएंगे, हमें दादू के पास जाके आना है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो बेटा अब हम क्लास कब लेंगे, मंडे को। ठीक है जी, बरसात लेके आना, ठीक है भाई, है ना। और सॉरी आज मैंने 15 मिनट पहले छोड़ दी, कि थोड़ी सी मेरी घर की भी है, बस इस शनिवार को घर निकलना थोड़ा सा मुझे हो जाता है, वो इमरजेंसी बन गई, नहीं अदरवाइज ऐसा नहीं करता। तो ठीक है मेरे बच्चों, ओके, थैंक यू, शुक्रिया। स्माइल है हाँ बेटा, दो स्माइल, हाँ दो स्माइल है बच्चे, ये हाँ बेटा।